हेलो स्टूडेंट्स, मैं भगवत सिंह मुदावत, टीम फिजिक्स। आज अपन डिस्कस करेंगे 2023 का पेपर सेकेंड आईआईटी एडवांस का। करने का मेथड वही रहेगा। पहले मैं क्वेश्चन को ढंग से समझाऊंगा, उसमें क्या क्या यूज होने वाला है वो समझाऊंगा, और कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैंने सेकंड स्लाइड के अंदर डाल रखा है, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं आपको बता दिया करूंगा। तो अपन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, an electric dipole is formed by two charges q and minus 2 located in the xy plane 0 2 and 0 minus 2। मतलब एक यहां पर रखा हुआ है, एक यहां पर रखा हुआ है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी 4 mm। ठीक है। As shown in figure, the electric potential at point P, इस पॉइंट P पर जब ये एंगल कितना है 45, क्योंकि वो 100 है 45, और डिस्टेंस कितनी होगी 100√2। ठीक है, वो तो आप जानते ही हो, इज V नॉट। अब आपको एक तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है KP cos थीटा डिवाइड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसको बोलाया गया कि इसको मूव कर लेते हैं, इसको नए पॉइंट पर लेकर आ जाए, -1 2 0 और 1 -2। तो एक तो ये डिस्टेंस ध्यान रखना है, डिस्टेंस चेंज हो गई है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ये जो नया डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, तो इसका अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो अपन देख लेते हैं। तो उसके कारण इसी पॉइंट पोटेंशियल पर तो ये वाला एंगल जो थीटा है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब थीटा तो निकलना वो दीजिए, क्यों आपको पॉइंट दे रखा है, ये थीटा है, ये 1 mm ये है, और 2 mm ये है। थीटा फाइंड करना है, tan थीटा परपेंडिकुलर 1/2, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब अपन इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट में चलते हैं। तो देखो, पहले आपको V नॉट KP cos 45 R स्क्वायर, R ये है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो ये। नेक्स्ट, जब इसको थीटा से देखो, इसको रोटेट कराया तो ये डिस्टेंस हो गया √5। तो ये जो डिस्टेंस है वो लिख दिए 2 × √5, क्योंकि ये √5 है, ये भी क्या रहेगा √5। तो आ गया KP R स्क्वायर, R तो होगा वही रहेगा, और cos 45 प्लस थीटा। अब cos A प्लस B के फॉर्मूले से अपन फॉर्मूला ओपन कर देंगे, और अभी मैंने बहुत से लास्ट वाले में tan थीटा निकाला था, वहां से अपन cos थीटा निकाल देंगे। ठीक है, तो आंसर इसमें आ जा रहा है B/2। नेक्स्ट, here modulus of the elasticity। अब ये expressed in the term of 3 derived quantities, namely the gravitational constant G, ठीक है, Planck constant H and speed of C। इन तीनों के टर्म में किसको लिखना है, यंग मॉडुलस को। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसको लिखने का तरीका ये है, आपको अल्फा बीटा और गामा फाइंड करना है। देखो, कुछ भी हो, किसी भी टर्म में करो, जो फिजिकल क्वांटिटी है वही फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए। अब इनकी वेलोसिटी, इसके डायमेंशन की बात करता हूं, इसके डायमेंशन है LT-1। ठीक है, H, इसके फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक एनर्जी का फॉर्मूला वहां से फाइंड कर सकते हैं, H म्यू फ्रीक्वेंसी से फाइंड कर सकते हैं। ये एनर्जी का एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है mL² T-2 H, ये फ्रीक्वेंसी है तो 1/T, तो ये इधर आ जाएगा, तो H का आ गया। G कहां से लाओगे, F = Gm² डिवाइड बाई R स्क्वायर, यहां से G का डायमेंशन आ जाएगा। तो वहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो जो भी डायमेंशन फाइंड करेंगे, ये C के डायमेंशन, ये H के डायमेंशन, और ये G के डायमेंशन यहाँ पर आपने पुट कर दी। अब क्या करो, M का डायमेंशन साथ में लाएंगे, तो M क्या हो गया, बीटा माइनस, देखो M इसमें है, M यहाँ बीटा हो गया, और यहाँ पर माइनस गामा हो गया, तो हो गया M बीटा माइनस गामा। ऐसे L इसके अंदर भी है, A मल्टीप्लाई अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गामा, तो ये L का हो गया, और इसी तरह से T से। अब अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के देखो, M की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर M की पावर कितना है, बीटा -1, तो अपने पास ये आ गया। L की पावर है -1 है, ये -1 है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और T की पावर है -अल्फा -बीटा -2 गामा, जब यहाँ पर कितने हैं -2, तो यहाँ पर -2 पुट कर देंगे। तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, a particle of mass m is moving in the xy plane such that velocity at a point is given। अब देखो, ये x और y से कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो वेलोसिटी को,
वेलोसिटी अल्फा वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप, ठीक है। उसी टर्म में भी लिख सकते हो ए नॉन जीरो कांस्टेंट, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग। अब आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है m इंटू ए, इसको लिख सकता हूं एम वी डीवी बाई डी टी। तो v तो अपन को पता ही है, इसको अपन डीवी बाई डी टी लिख लेंगे। इसको जैसे ही मैं डीवी बाई डी टी करूंगा, सॉरी इट इज एम डीवी बाई डी टी, ये हटा दो, तो ये आ गया अल्फा, ये आ गया डी वाई बाई डी टी आई कैप 2 dx बाई डी टी जे कैप, ठीक है। तो उसी को अपन नेक्स्ट पेज में लेकर चलते हैं। ये मतलब फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है डीवी बाई डी टी, इसको अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो अपन करेंगे तो इसको वैल्यू आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये अपना वैल्यू आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट, an ideal gas in the thermodynamic equilibrium, the number of degree of freedom of a molecule of the gas is n। कोई एक आइडियल गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ द गैस इज un। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nRT, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इसको अपन un से लिख रहे हैं, तो un क्या लिखूंगा मैं, अब यहां पर उन्होंने n बोल दिया है, तो दैट इज n/2, नंबर ऑफ मोल 1 है, दैट इज R into T। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज Vn। अब स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ जो साउंड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा R T बाई M, इसके फॉर्मूले होते हैं। अब आपको इसमें से कंपैरिजन करना है। देखो n जो है वो जैसे जैसे अपन n करेंगे जैसे चेंज होता रहेगा। जैसे मैं बात करूं जैसे U3 एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3/2, या 5 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5/2। तो इसी टाइप से अपन को इसको कंपैरिजन करना है। तो मैं वापस देख लेता हूँ। देखो ये है UN का फॉर्मूला, ये CV हो गया, VN का फॉर्मूला ये पुट कर दिया, गामा CP/CV होता है वो पुट कर दिया। अब आप कंपैरिजन करो तो यहाँ पर डेटा अपने आप ही आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन बी, सेकंड सेक्शन है। अब इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इन द इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस d as shown in the figure. The refractive index of the slab increases in the linearly from n1 to n2। मतलब यहां से यहां पर जा रहे तो इंक्रीज हो रहा है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। और द हाइट h के साथ n1 से n2 इंक्रीज चेंज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो इन्होंने पहले पूछा डिफ्लेक्शन, मतलब दोनों के अंदर डिफ्लेक्शन पूछा है, तीसरा भी डिफ्लेक्शन ही है। डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड ओनली ऑन n2 n1। कुल मिलाकर अपन को डिफ्लेक्शन फाइंड करना है और डिफ्लेक्शन के बेसिस पर उसका आंसर देना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो अपन को पता है कि यहां से जो है वेव कम चलेगी क्योंकि इंडेक्स ज्यादा है, और यहां से ये ज्यादा चलेगी। तो बेसिकली ये वेव जो है वो ऐसे मुड़ जाएगी, मतलब इसका वेव फ्रंट है इस टाइप से बनेगा। ये इसका वेव फ्रंट हो गया, पहले वेव फ्रंट ऐसा था, अब इसका वेव फ्रंट ऐसा हो जाएगा। तो ये डिफ्लेक्शन हो गया कुल मिलाकर ऐसे। तो अपन को कुल मिलाकर ये एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए अपन ऑप्टिकल पाथ का यूज करेंगे। जैसे n2 के अंदर चला तो ऑप्टिकल पाथ n2 into d रहेगा, तो उसी का अपन यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्टिक पाथ हो गया n2d, यहाँ पर हो गया n1d। तो अपन को पता है कि ये जो वेव फ्रंट है वो यहाँ सेम था, वो का वेव फ्रंट यहाँ पर आया है। इसका मतलब जो वेव फ्रंट की लेंथ यहाँ है वो इक्विवेलेंट वेवलेंथ लेंथ यहाँ पर है। तो ये हो गया देखो n1d into l इज इक्वल टू n2d। यहां से अपने पास आ गया। अच्छा अपन को फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, L/h। L क्या है ये, अब L में यहां से फाइंड करूंगा तो ये tan थीटा का वैल्यू आ गया n2 minus n1 d by h। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर पीछे चेक कर लेते हैं आंसर। तो n2 minus n1 है, तो एक मिनट वापस चेक कर लेते हैं आंसर क्या था पीछे। n2 minus n1, तो n2 minus n1 ये वाला आ गया। डिफ्लेक्ट हो ही रही है। द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन n2 minus n1। बिल्कुल n2 minus n1 डिपेंड कर रही है, और इंडिविजुअली n1 और n2 पर डिपेंड नहीं कर रही है, दोनों के डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये भी राइट हो गया, तो बी और डी राइट हो गया। नेक्स्ट,
ये रोटेशन का क्वेश्चन है। An angular disk of the mass m in the radius a and outer radius b is placed on the horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in the figure. At some time the impulse j naught is applied at the height h above the center of disk h. If h is equal to hm then the disk roll. अब एक कोई कंडीशन दी आगे कि जब एक पर्टिकुलर कंडीशन रहेगी, मतलब h का वैल्यू जब hm रहेगा, then the disk roll without slipping along the x-axis. Which of the following statement is correct? अब इन्होंने अलग अलग दिया है। देखो पहला है कि भाई म्यू नॉन जीरो है, मतलब ये रोल करेगी, कुल मिलाकर बात इतनी है। और ए का वैल्यू जीरो है। ए का वैल्यू जीरो का मतलब है कि पूरी डिस्क कैसे होगी, ठीक है। ये मैं पहला ऑप्शन समझाता तो क्या है। दूसरे के अंदर बोला है कि नॉन जीरो और ए का वैल्यू बी के बराबर हो गया। अब ए का वैल्यू बी के बराबर होने का मतलब क्या है कि ये एक रिंग टाइप होगी। ए का वैल्यू बी के बराबर मतलब ये और दोनों सेम हो गए, मतलब ऐसा हो गया, ठीक है। और एच एम इक्वल बी, मतलब उसमें वो प्योर रोलिंग पे कर रहा है, क्योंकि एच एम का वैल्यू जब क्या बोला प्योर रोलिंग कर रहा है। सी ऑप्शन, एच का वैल्यू एच एम, मतलब जो प्योर रोलिंग कर रहा है, क्योंकि कंडीशन क्या बोला प्योर रोलिंग। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनर रेडियस ए, ठीक है। सी, जब म्यू का वैल्यू जीरो है मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अब फ्रिक्शन नहीं है तो ये रोल तो करेगा नहीं, तो सीधा सीधा मूव करेगा। तो अपन देखते हैं आगे ऑप्शन वाइज। देखो वहां पहली बार अपन इंपल्स लगाएंगे तो मान लेते हैं कि हाइट एच पर लगाए, उन्होंने दिया है एच हाइट पर, तो इंपल्स के कारण इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपन दो केस लेकर चलते हैं। ये इसके अंदर वेलोसिटी आ गई और ये इसके अंदर ओमेगा आ गया सेंटर के अबाउट, ये इसका अपन लिख लेते हैं सी। तो देखो ये इंपल्स जे इज इक्वल टू एम वी की इक्वेशन, और दूसरा अपन एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन सी के बोल लगाए तो जे नॉट एच एम इज इक्वल टू आई सी, मतलब आई इंटू ओमेगा, और थर्ड वी इज इक्वल टू ओमेगा जब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तब, ठीक है। तो क्योंकि अपन को एक पर्टिकुलर एच एम दे रखा ना, तो ये एच एम के लिए अपनी इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन। तो यदि यहां से अपन सॉल्व करते हैं, एच एम का वैल्यू आ गया आई सी डिवाइडेड बाई एम आर, क्योंकि मैं यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा इन दोनों से, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बोला है कि ए का वैल्यू जीरो। अब मैंने बोला ए का वैल्यू जीरो होने पर क्या होगा, ए का वैल्यू जीरो होने पर तो ये ऐसे हो रहा है पूरी पूरी, तो यदि डिस्क हो गई तो आई सी का वैल्यू कितना आएगा एम बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर अपने जो आर क्या है वो किसके बराबर हो गया बी के, तो सॉल्व करने पर एच एम का वैल्यू आ रहा है बी बाई टू। देखिए ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, सॉरी आगे चले गए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। An angular disk of mass m in the radius a and outer radius b is placed on the horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in the figure. At some time an impulse j naught x, मतलब i डायरेक्शन के अंदर ये दे रखा है, is applied at the height h above the center of disk. If h is equal to hn, h का वैल्यू उन्होंने दिया hn, then the disk roll without slipping, मतलब प्योर रोलिंग। एक एच का पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको अपन एच एम बोलेंगे, तो वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, ऐसा बोला है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब उन्होंने क्या बोला है कि म्यू का वैल्यू नॉन जीरो, इसमें भी नॉन जीरो बी के अंदर इन्होंने एक का वैल्यू जीरो किया। अब एक का वैल्यू जीरो करने मतलब ये हो गया डिस्क, तो इसके अंदर तो मानकर चल रहे हैं कि डिस्क है, ठीक है। और एच एम मतलब ये प्योर रोलिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो अपन को सारी क्वेश्चन प्योर रोलिंग के लिए करना पड़ेगा। और बी ऑप्शन के अंदर भी क्या है जी, ए का वैल्यू बी के बराबर है, इसका मतलब ये होगी रिंग। और यहां पर भी एच एम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर भी वो प्योर रोलिंग की चेक करवा रहे हैं। तीसरा एच एम, मतलब तीनों क्वेश्चन के अंदर उन्होंने प्योर रोलिंग की बात की, तो अपन प्योर रोलिंग वाला केस ही लेकर काम करेंगे, ठीक है। 4 के अंदर म्यू का वैल्यू जीरो है, एच का वैल्यू जीरो है, मतलब एच इसके जस्ट सामने, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चेक करने हैं। अब अपन एक एक करके, थोड़ा तो मैं यही कर देता हूं, फिर अपन अगले वाले में चले जाएंगे। देखो एक तो अपन जे की इक्वेशन, मोमेंटम की इक्वेशन एम वी मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी ये लिख लेता हूं, लेट वेलोसिटी इसकी आगे वी, वी नॉट लिख लो, वी लिख लो, कुछ भी लिख लो, इक्वेशन 1। दूसरा सेंटर के अबाउट में इंपल्स इक्वेशन लिखूंगा, तो जे एच इज इक्वल टू आई सी ओमेगा, सी क्या है इसका सेंटर 2। और क्योंकि सारे केस प्योर रोलिंग के लिए पूछे हैं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अच्छा ध्यान रखना, इसके अंदर r जो है वो b के बराबर ही है, तो आप इसको ओमेगा b भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब मुझे इसके लिए सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप डिवाइड करो, बहुत सारे डेटा तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो मैं चलता हूँ सॉल्यूशन के अंदर। पहला देखो ये इक्वेशन है mv, दूसरा ये, और तीसरी इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन में मान लिखी थी भाई। यहां से अपन सॉल्व करने पर h का वैल्यू आ गया कि HM जो प्योर रोलिंग के लिए आ रहा है वो क्या आ रहा है, IC डिवाइड बाई MR। R का वैल्यू तो B के बराबर अपन को पता ही है। अब फर्स्ट केस मैंने बोला था कि A का वैल्यू 0, अब A का वैल्यू 0 लेगा तो क्या बन जाएगा, डिस्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MR स्क्वायर बाई 2, R यहाँ पर क्या है B, तो ये हो गया I का फॉर्मूला, तो यहाँ पर R का वैल्यू B, तो यहाँ से HM का वैल्यू आ गया B बाई 2। उस क्वेश्चन में भी B बाई 2 के ही बोला था कि है क्या, राइट है, राइट, तो राइट हो गया। सेकंड में बोला है कि A B के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये बन रही है रिंग बन रही है, तो क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MB स्क्वायर। फिर वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो HM का वैल्यू आ गया B। तो सेकंड ऑप्शन में वही पूछा था क्या होगा क्या, तो आंसर ये भी राइट है। थर्ड ऑप्शन में ओमेगा के बारे में पूछा है, इनिशियल ओमेगा के डिपेंड करेगा नहीं करेगा, तो ये है V का वैल्यू, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू है V बाई R, और V का वैल्यू कितना है बरा J बाई, तो ये आ गया J नॉट MR, इसको अपन लिख सकते हैं B R का वैल्यू, तो ये A पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये भी राइट है। और फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल थर्ड वाले केस के अंदर H को यहाँ है और फ्रिक्शन है नहीं, तो इम्पल्स यहीं पर लग रहा है, तो प्योर नहीं, मतलब ये ओमेगा अपने आप ही 0 हो गया, तो ये सीधा सीधा मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको देखो यहां पर दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय, किसी मीडियम में, ये तो है E नॉट, E नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, E नॉट का वैल्यू आ जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 1 का ये, तो 30√5। देखेंगे इसका यूज आता नहीं आता है, ठीक है, वो आएगा भी क्योंकि बी एक्स और बी वाई दोनों दे रखे आगे। अच्छा ये है ओमेगा, इसको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻14, और के दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, वो आपको दे रखा है 2 पाई 10⁻7 इंटू 3। ठीक है, ये आपको डेटा दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट आपको दे रखी है। हाँ आपको देखो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा ये के है, तो यहां पर आपको म्यू पता चल जाएगा, क्योंकि आपको म्यू चाहिए यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो अपन अब डिस्कस करते हैं। पहला मीडियम का सी, ओमेगा बाई के से मैंने बता दिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के से सॉल्व करने पर ये आ गया, तो यहां से म्यू का वैल्यू आ गया, क्योंकि ये कितना रहा है 3/2 इंटू 10⁻8, तो म्यू का वैल्यू आ गया, तो ये तो अपने पास आ गया। बी का वैल्यू, ये अपने पास बी का वैल्यू आ गया। अच्छा डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन है वो है के डायरेक्शन में, देखो ये है के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो है के डायरेक्शन, और ये अपन को दे रहेगा बी डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ना वैल्यू नहीं पूछी है, वरना तो अपने शायद वो काम भी आता। तो जब अपन देखते हैं तो इस वाले फॉर्मूले से जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से बी की डायरेक्शन आ गई, तो ये बी का डायरेक्शन, तो अब मैं बी को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा का इक्वल 1/2। नेक्स्ट सेक्शन सी, a thin circular coin of mass 5 gram and radius 4/3 centimeter initially in the horizontal xy plane, the coin is tossed vertically up by applying the impulse given itna at the distance 2/3 centimeter from the center. The coin spin about its diameter and move along the z direction. By the time the coin reaches back to the initial position, complete end rotation. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा डायग्राम, यदि 2D डायग्राम बनाओ तो ये डिस्क आपको ऐसे दिखेगी, यहाँ इम्पल्स दिया है तो ये इसके अबाउट रोटेट करने लगेगा, तो वही आई जे इंटू ये जो डिस्टेंस दी है 2/3 इज इक्वल टू ICM ओमेगा, एक तो ये, एक इसके अंदर ये वेलोसिटी मिल जाएगी, तो जे इज इक्वल टू MV। ठीक है, अभी कितने देर में वापस नीचे आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2V/g दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और बोला कि उसने में कितना रोटेट होगा, तो थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा टी। ठीक है, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट चलता है, समझा दो दिया है क्या इसमें,
तो देखो ये JMV ये आ गया, टाइम का 2v, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 9, ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 cm and width 2 cm is in xy plane as shown in the figure. It is being moved away from the thin and long conducting wire. एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर पॉजिटिव डायरेक्शन में, अच्छा सॉरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर अलोंग द डायरेक्शन। ये आपको एक डायरेक्शन दे रखी है कि इस डायरेक्शन के अंदर ये वेलोसिटी नहीं है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि लेट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v। ठीक है, अब देखो v के दो कंपोनेंट आएंगे, इस डायरेक्शन में आएगा vx, इस डायरेक्शन में आएगा vy। ठीक है, इसके अंदर करंट जा रहा है फ्लो। आगे क्या बोला है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द लूप इज 0.1 ohm देन द वैल्यू ऑफ v इज, हाँ करंट बोल रखा है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है कि भाई जब लूप ये इससे दूर, जैसे ये मैं यहां समझा देता हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन वहां चल जाएंगे। देखो अपन यदि इस डायरेक्शन को माने, ये करंट ऐसे जा रहा है, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की ओर, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगी, वेलोसिटी उसके ऊपर हो रहा है, तो अपन यदि वापस वही फॉर्मूला लगाए तो इधर आ जाएगा ये हाई पोटेंशियल, इधर भी आ जाएगा हाई पोटेंशियल। इसको मैं बोल देता हूँ E1, इसको बोलता हूं मैं E2। अब आप देखो तो E1 का वैल्यू ज्यादा रहेगा E2 से, तो इसके अंदर करंट का फ्लो होगा ऐसे। अच्छा एक और वेलोसिटी पहले उसके बारे में देख लेते हैं। यदि मैं x वाला वेलोसिटी देखता हूं तो Vx वाली वेलोसिटी, तो उसके कारण तो फ्लक्स में चेंज आ नहीं रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो भी आएगा वो Vy के कारण आएगा। तो बेसिकली अपन को पहले Vy फाइंड करना है, फिर इस वाले एंगल से जो आपको दे रखा है वहां से अपन Vx फाइंड कर लेंगे, और V का फॉर्मूला होता है Vy का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो अच्छा ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है BVL। अब वेलोसिटी भी सेम है, L भी सेम है, लेकिन यहां का तो लिखना पड़ेगा अपन को BV और यहां का लिखना पड़ेगा B2। तो इंड्यूस ईएमएफ में सीधा भी लिख सकता हूं, नेट इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो आएगा B1 माइनस B2 VL। ठीक है, तो अपन देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये देखो R दे रखा है, इंड्यूस ईएमएफ ये मैंने बोला था वाई डायरेक्शन वेलोसिटी। ठीक है, आई का वैल्यू होता है ईएमएफ डिवाइड बाय R, तो यह वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने पर Vy का वैल्यू आ गया 2। वैल्यू तो खैर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, बाकी इसमें कुछ है नहीं। tan थीटा Vy Vx से आ गया, तो यहां सबके पास Vx आ गया, Vx का वैल्यू आ गया 2√3, टोटल वेलोसिटी होती है, सॉल्व करने पर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास इतना इज अंडर टेंशन T, स्ट्रिंग वाइब्रेट, 2 सक्सेसिव हार्मोनिक आर फाउंड टू बी अकर एट फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज पर और इतने हर्ट्ज पर सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो डिफरेंस है वो आ गया 250 हर्ट्ज। अब अपन को पता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2f0, 3f0, 4f0, हार्मोनिक में ऐसे होती है। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना आएगा, f0 होती है, वो क्या होती है, वो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अब अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, V डिवाइड बाई 2L। ये अपन को पता चले गया, इट इज 250 2L इज इक्वल टू T बाई म्यू। ठीक है, लेंथ आपको दे रही 1 मीटर, तो ये हो गया 500 का स्क्वायर T डिवाइड बाई म्यू। नो म्यू का वैल्यू है मास पर यूनिट लेंथ, तो 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 1, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास T आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले वो कोई P हार्मोनिक में, उसके बाद क्या आएगा P+1 के अंदर डिवाइड करेंगे, यहाँ का P का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो बात तो वहां लेंगे वो की वही, तो सॉल्व करने पर T का वैल्यू आ जाएगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन incompressible liquid is kept in the container having the weightless piston with a hole। एयर इसके अंदर भरी हुई थी, यहां पर एक होल था। A capillary tube of the inner radius is dipped vertically into the liquid। अब बोला है कि एक कैपिलरी को उसके अंदर डुबाया गया, मतलब पहले यहाँ का जो प्रेशर था वो कितना था P0,
क्योंकि वहां पर होल था, ठीक है। अब इसको कर दिया एयर टाइट, तो इसका मतलब यहाँ का जो पहले का प्रेशर था, अब उसके बाद क्या कर रहा है, बात इंपॉर्टेंट है, पहले का प्रेशर पी नॉट मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो। थ्रू द एयर टाइट पिस्टन एज शोन इन द फिगर, द एयर इन द कंटेनर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट टू इतना। अब क्या किया है कि उसको आइसोथर्मली कंप्रेस कर दिया, इसका मतलब क्या है, प्रेशर में आ जाएगा चेंज। तो पी नॉट वी नॉट जो पहले था, नया वाला प्रेशर, नया वाला वॉल्यूम, तो नया वाला प्रेशर आ गया 101 डिवाइड बाय 100 पी नॉट। ये अपने पास आ गया एक इक्वेशन। कंसिडर द आइडियल गैस हाइट एच ऑफ द लिक्विड कॉलम इज कैलकुलेटिव। अब आपको बोला है, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके डायग्राम बनाऊं, तो यहां का प्रेशर रहेगा पी नॉट, तो देखो अब ऐसे ये लिक्विड है, यहां का प्रेशर पी नॉट, तो यहां का प्रेशर रहेगा पी नॉट माइनस 2T बाई आर, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट एंगल 0 दे रखा है, इस बात का ध्यान रखना, वरना फॉर्मूला क्या होता है 2T cos डिवाइड बाय आर। खैर ये हो गया, ये आ गया यहाँ का प्रेशर, मतलब यहाँ का। अब मुझे यहाँ का प्रेशर चाहिए, तो वो कितना आएगा, प्लस रो जी एच इक्वल टू ये जो प्रेशर इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ का प्रेशर कितना है 101 पी, तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं आगे। यहां से ये प्रेशर आ गया, अच्छा 2T आर हमने पहले फाइंड कर दिया, 2T कॉस्ट का वैल्यू 2T जो 2T आर है उसका वैल्यू मतलब हाइट की टर्म में फाइंड कर लिया, वो आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन थोड़ा सा अलग फॉलो करते हैं, ये अपने पास वो इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ गया देखो, पी नॉट माइनस 2T बाई आर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू 101 100 पी नॉट, ये पी नॉट इधर प्लस चला जाएगा, रो जी एच इज इक्वल टू 101 100 माइनस 1 पी नॉट प्लस 2T बाई आर। अब ऐसे वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट आंसर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इन ए रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस एक्टिविटी इज डिफाइंड, ये आपको एक्टिविटी दे रखी है, वैसे तुमको पता ही होता है। वेयर NT इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एट T, टू रेडियोएक्टिव सोर्स S1 एंड S2 हैव द सेम एक्टिविटी एट T इक्वल टू 0। मतलब ये कोई एक A है और ये कोई एक B है, दोनों की एक्टिविटी सेम है, मतलब λ1 N1 λ2 N2 दोनों का वैल्यू सेम दे रखा है, मतलब दोनों एक बराबर है। एट द लेटर टाइम द एक्टिविटी ऑफ S1 एंड S2, इन्होंने S1 बोला, मैं भी लिख लेता हूं S1 और S2, आर A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। when S1 and S2 have just completed their third and seventh half life, तो आपको A1 और A2 का वैल्यू, तो ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, A1 इज इक्वल टू A नॉट 2 की पावर n, ऐसे A2 A नॉट 2 की पावर n, ठीक है। कितने लाइफ के बाद, तो एक को तो दिया है थर्ड, इसमें तो पुट करना है थर्ड, इसमें पुट करना है 7, दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है। ये दो ये आ गया। नेक्स्ट है थर्मो का क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज टू डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस 1 and 2, आपको दे रखा है, एंड सो ऑन इन द पीवी डायग्राम। इन साइकिल 1 मतलब इसके अंदर प्रोसेस A B C and D आर आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तो दे रखा है इसके अंदर, ये आइसोथर्मल, बस ध्यान रखना, ये रखना डेल्टा T0, बाकी तो ग्राफ में दिख भी रहा है। इसके अंदर भी दो प्रोसेस तो दिख रही है, ये वाले, ये बस एक ये वाले देखना है। इन सेकेंड प्रोसेस A डैश B डैश, अब ये भी आइसोथर्मल है, मतलब सारी आइसोथर्मल वही है। देन टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज W1 एंड दैट इज W2, तो W1 और W2 का आपको रेशियो चाहिए, तो बहुत सिंपल सही है। देखो यहाँ का वॉल्यूम V नॉट है, यहाँ का 2V नॉट है, यहाँ का 4V नॉट है, प्रेशर दे रखा है, तो मैं इसका वर्क डन निकाल लूँ, तो देखो 4P नॉट, वॉल्यूम कितना चेंज आया है 2V नॉट माइनस V नॉट, ये किसका वर्क डन आ गया A का अंदर,
आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का वर्क डन कितना होता है? आइसोथर्मल का होता है nRT ln V2 डिवाइड बाई V1। अब इस nRT का ध्यान रखना, nRT का होता है प्रोडक्ट। तो अब यहाँ का वॉल्यूम कितना 2V0, तो मैं इसको इस जगह लिख सकता हूँ 4P0 इंटू 2V0 ln 2। तो मैं अब यहां पर लिख लेता हूं 8P0 V0 ln 2 प्लस इसका वर्क डन, तो इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस कितना वर्क डन है 2P0 इंटू 3V0। तो ये तो इसका वर्क डन आ गया, कैलकुलेशन हालेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी। तो ये तो इसका वर्क डन डिवाइड बाई इसका वर्क डन। अब देखो इसका वर्क डन कितना आएगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये प्रेशर कितना है 4P0, वॉल्यूम कितना V0, तो उसी फॉर्मूले से 4P0 V0 ln 2 0 प्लस ये वाला माइनस P0 इंटू V0, इनका रेशियो पूछा है। तो सिंपल सा ही है, देखो वो दे रखा है 4P0 8P0 V0 ln 2 माइनस 6P0 V0, वो 0 है। सेकंड का वर्क डन ये मैंने आपको बता ही दिया, 2 में वर्क डन 0 है, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। नाउ 2 पैराग्राफ है, तो देखते हैं पैराग्राफ में क्या दे रखा है। S1 and S2 are two identical sound source of frequency। ये कोई एक S1 सेंटर पर और एक S2 यहां पर है, 2 साउंड सोर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 656 हर्ट्ज। सोर्स S1 is located at O and S2 move anti-clockwise direction with speed 4 per second on the circular path O as shown in the figure। There are 3 points P यहाँ का Q and R on the this path such that PQR वो तो डायग्राम में दिख भी रहा है diametrically opposite while Q is equidistant from them। A sound detector is placed at the point P। एक साउंड डिटेक्टर को यहां पर रखा हुआ है पॉइंट, ये अपना इसका काम है साउंड को डिटेक्ट करना। और S1 जो है S1 कैन मूव अलोंग द डायरेक्शन OP। S1 जो है वो OP की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये है P मतलब S1 ऐसे मूव कर सकता है। तो इन्होंने बहुत सारे दिए, स्पीड ऑफ साउंड इतना गिवन है। अब इसके बेसिस पर, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले अपन क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, when only S2 is emitting sound and it is at Q, the frequency of the sound measured by the detector is। इन्होंने बोला है कि सिर्फ S2 को काउंट करके चलना है, सिर्फ S2 ही इमिट कर रहा है और वो Q पर है। अब देखो वो कहां पर है, वो यहां पर है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या डिटेक्ट करेगा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एंगल तो वैसे आपको पता चल गया, यहां पर इसकी वेलोसिटी ऐसे, अब ये हो गया सोर्स, सोर्स जा रहा है दूर, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे अब यहां पर देखो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मतलब जो डिटेक्टर है उसकी तो वेलोसिटी है ही नहीं, ये आपको वेलोसिटी दे रखी है, तो इसके अंदर फॉर्मूला आएगा v क्योंकि दूर मूव कर रहा है तो यहां पर आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा वेलोसिटी, और ये एंगल जो आएगा 1/√2 इंटू आपको फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका अपन ज्यादा सॉल्यूशन वाले पार्ट पर, तो वही देखो ये आ गया फॉर्मूला v, ये 45 वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 648, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, कंसिडर बोथ सोर्स इमिटिंग साउंड, मतलब S1 और S2 मतलब जो सेंटर पर वो भी, और S2 at R and S2 approaching the detector। अब वापस अपन को पीछे चलना पड़ेगा, अब वो यहां पर है, तो ये तो जा रहा होगा ऐसे और ये जा रहा होगा ऐसे, तो अब वो कौन से डिटेक्ट करेगा। तो देखो समझने वाली बात है कि ये तो हो गया इसके परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, तो जो इमिट करेगा वो इसको सुनाई देगा, ठीक है। और ये मूव कर रहा है तो सोर्स उसकी तरफ मूव रहा है, तो सोर्स की तरफ मूव वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अपन अब उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। S2 is at R and S2 approaches the detector with the velocity है वो given the bit frequency।
अब देखो, एक फ्रीक्वेंसी तो पुरानी वाली जो इमिट कर रहा है ओरिजिनल वही सुनाई देगी, दूसरी जो है उसको क्या सुनाई देगी। अब क्योंकि वो मूव कर रहा है तो क्या आएगा, v माइनस वेलोसिटी ऑफ जो s1 है, s2 कौन मूव कर रहा है, s1 अप्रोच कर रहा है, इंटू म्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो, एक तो 6 ये होगी, मतलब जो ओरिजिनल है वो सुनाई देगी। दूसरी क्या है, जब आप फॉर्मूला पुट करोगे तो कैलकुलेट करने पर ही आ जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी होता है डिफरेंस, तो आंसर आ गया 8.2। तो थैंक यू, इसके साथ ही अपना सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। जय CLC।